कि दिन भर हम जिस पानी में सेवा कर रहे थे, दिन भर जिसमें हम टहल रहे थे, शाम को अगर उस पानी में आपको जहरीले सांप दिख जाए तो कैसा लगेगा आपको। और वो गिरा अपने घर के अंदर, और वो मंजर आप सोचिए, जब आपसे कोई ये बात बता रहा होगा कि मेरा बच्चा मेरे ही घर में गिर के डूब के मर गया, तो अब वो मंजर सोचिए कितना खौफनाक होगा। हमारे सुल्तानपुर में बहुत सारे हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ कि ऐसे हैं कि मैं अगर नाम नहीं ले सकता, जाहिर सी बात है, लेकिन बहुत सारे, शायद अगर उन तक ये वीडियो पहुंची हो तो उनको समझ में आ गया होगा कहाँ किन के बारे में बात हो रही है। आपने भी देखा होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पाटनेकर को भी वहाँ बुलवाया था, वो वहाँ ग्राउंड पे आई, हमारे साथ थी ग्राउंड पे एक दिन, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी एनजीओ के लिए। मैं भूमि मैम का भी बहुत शुक्रिया करूँगा। एनजीओ वालों के मुँह पर तमाचा है, जो सिर्फ नाम दर्ज करा लिए हैं और वो रह गए हैं सीमित कहाँ तक, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस तक सीमित रह गए हैं। हम अभी लगभग 4 से 5 फीट पानी से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं। हमारे हाथों में ऐसे गद्दे हैं और धीरे धीरे करके हम बहुत दूर से यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ असम के वो पीड़ित लोग हैं बाढ़ से जो रहते हैं, और हमारी टीम इनके लिए लगातार, यहाँ असम के वो पीड़ित लोग हैं बाढ़ से जो रहते हैं, और हमारी टीम इनके लिए लगातार सेवा कर रही है। जीवन संघर्ष की एक कहानी है। लेकिन दोस्तों, इस समय जो माहौल आसाम में बना हुआ है, अगर वह माहौल आप देखेंगे तो आपके आंखों से खून निकलने लगेगा। सोचिए दोस्तों, जब बाढ़ आता है तो सिर्फ पानी नहीं बहता, किसी के अरमान, किसी के सपने, किसी के घर बार, जिंदगियां बह जाती हैं। और वो पानी, वो बाढ़ सिर्फ और सिर्फ उम्मीद पीछे छोड़ कर जाती हैं। उम्मीद अपनों की, उम्मीद उनकी कि कोई आएगा, इंतज़ार वो आंखें करती हैं, कोई आएगा उनकी मदद करेगा। बहुत सारे इंसान इस दुनिया में पाए जाते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते हैं फ़ोन पे बैठकर, या फिर उन बातों को सुनकर इग्नोर करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस दुनिया में जो इंसानियत के निवर्ते मैदान में उतरते हैं और उन ज़रूरतमंदों की जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरी करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति, ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके मन में कहाँ से आया, और ये जिस पर हमें और आपको बात करनी है, हमें आपको समझना है ये चीज़ें कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुई। हो सकता है कि कुछ चीज़ें भी आपको क्लियर ना हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ, अगर आपका हमारा साथ इस वीडियो में अंत तक रहा तो सारी चीज़ें आपको पूर्ण रूप से समझ में आएंगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अपना सुल्तानपुर पर। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये सोशल और संकल्प है क्या? सोशल संकल्प हमारे ऑफिस की ही एक पहल है, क्योंकि हम लोग यहाँ ऑफिस में काम करते हैं। हमारी एक पहल है कि हम सोशली लोगों को लिए काम करें। हम उसके लिए संकल्पित हैं कि जहाँ पे लोग मजबूर हैं, जहाँ पे लोग परेशान हैं, हम उनको जो भी सुविधाएं दे सकते हैं, जो भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम उनकी दुख की घड़ी में, उसका एक संकल्प है, उसका नाम है सोशल संकल्प। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे, या फिर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आसाम पे जो बाढ़ आई हुई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए सुल्तानपुर में, उत्तर प्रदेश का जिला है। यहाँ से कहाँ से मन में आया, कैसे मन में आया कि आपने अपनी टीम को लेकर निकल जाते हैं आसाम के लिए? देखिए, ये प्लान जो है बहुत रैंडम बना है, लेकिन मैं इसको बहुत रैंडम इसलिए नहीं कहूँगा कि हम लोग हमेशा से सोशली एक्टिव थे। मेरी फैमिली में, मेरी टीम में हम लोग ज़रूरतमंदों की हेल्प करते थे। एक दिन जिस दिन हम जा रहे थे उससे कुछ मिनटों पहले, मैं कहूँगा घंटों पहले नहीं, कुछ मिनटों पहले हम लोग यहाँ बैठे थे। मेरे साथ कुलदीप जी थे। हमने यही कहा, यार आसाम में बहुत बुरी हालात चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि नेशनल मीडिया में कुछ भी नहीं था, हम लोग सिर्फ इंस्टाग्राम और रील्स पे देख रहे थे कि क्या हालात चल रहे हैं। मैंने कुलदीप से कहा, यार चलना चाहिए हम लोगों को भी। उस टाइम तक सोशल संकल्प नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जस्ट हमने 10 मिनट के अंदर हमारा उठाया, बैग पैक किया और हम अपनी यात्रा के लिए निकल गए। वो यात्रा थी 45 घंटे की, कंटिन्यू यात्रा थी 45 घंटे की। सिर्फ हमने खाने का हॉल्ट लिया है, सोने का हॉल्ट नहीं लिया। कभी गाड़ी कुलदीप चला रहे थे, कभी गाड़ी हम चला रहे थे, कभी हमारे नरेंद्र जी गाड़ी चला रहे थे। मतलब हमारी गाड़ी कंटिन्यूस चली है 45 घंटे। उसमें अगर मैं मान लो हमने बहुत 1-1.5 घंटे का ब्रेक लिया, वो भी खाने के नाम पे, क्योंकि खाना भोजन भी ज़रूरी है, तो वही ब्रेक लिया और हम पहुँचे थे आसाम। रही बात सोशल संकल्प की, तो रास्ते में जब हम लोग ये जा रहे थे तो हमारा यही प्लान था कि यार हम लोग इतनी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं समाज में, लेकिन उसका कोई एक गाइडलाइंस नहीं है, उसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों ना हम स्ट्रक्चर बना के लोगों को और मोटिवेट करें कि भाई आप भी ऐसे काम कर सकते हैं थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए हमने एक नाम डिसाइड किया रास्ते में ही, सोशल संकल्प। इसका संकल्प ही यही था कि हम लोगों की हेल्प करें, इसलिए इसका नाम रखा गया था संकल्प।
मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग जब यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं आसाम, तो आसाम पहुँचने के दरमियान या इस बीच में जब दूरी आप तय करते हैं, कंटिन्यू 45 घंटा गाड़ी चलती है, तो इस दरमियान आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि 45 घंटे का सफ़र है, तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हमको मिली हैं। मौसम सावन में चल रहा है तो बारिश भी बहुत है। हम लगभग यहाँ से निकले थे दिन के 2 बजे के आसपास, और हमारा सफ़र शुरू हुआ। हम पहले हमारा कुछ सामान था बनारस में, हमने कुछ लोगों को ऑर्डर लगा रखे थे कि हमको चाहिए था वाटर कैंपर, क्योंकि वहाँ पे पानी तो है, बरस रहा है, बाढ़ आई है, लेकिन लोगों के पास शुद्ध पीने का पानी नहीं है। तो हमारे पास बनारस में एक वेंडर था, हमने उसको फ़ोन किया था, वहाँ से हमने RO लिए थे, पोर्टेबल RO आते हैं, हमने पोर्टेबल RO लिए थे, लगभग 50 पैकेट, 50 हमने RO लिए। वो ले के हम बनारस से फिर आगे बढ़े। हम पहुँचे गुवाहाटी, क्योंकि रास्ते में हमारे पास कई फ़ोन्स भी आ रहे थे, हमारे कई लोग असम में थे, बता रहे थे क्योंकि बाढ़ आई है तो लाइट्स भी नहीं होती वहाँ पे। आप समझ रहे हैं, अगर आप कहीं बाढ़ आएगी तो फिर ना खाना ना पीना, दिन तो कट जाता है पर रात काटना बहुत मुश्किल है, रात में लाइट नहीं होती है। तो हमने गुवाहाटी में रुके, हमने वहाँ पे सोलर लाइट्स ली, लगभग 500 यूनिट 150 वाट की सोलर लाइट ली, जो दिन में आप सोलर धूप में रखेंगे और रात में चार्ज होगी, तो वो इनके लिए एक सहारा बनता। हमने गुवाहाटी में और भी चीज़ें ली, हमने गुवाहाटी में लोगों के लिए फूड पैकेट्स लिए, क्योंकि खाने की दिक्कत है। हमने टेट्रा पैक मिल्क लिए, क्योंकि मिल्क का पैकेट लेंगे वो ख़राब हो जाएगा, तो हमने टेट्रा पैक मिल्क लिए, उसकी भी लगभग 1000 क्वांटिटी ली। ऐसे हमने बहुत सारे सामान वहाँ से लिए, जो 1-2 पिकअप में लोड करके हम गुवाहाटी से आगे बढ़े। अब गुवाहाटी से जब हम आगे बढ़े तो वो भी सफ़र हमारा रात का था। रात को जो हम पार कर रहे थे, हमारे सामने था काजीरंगा नेशनल पार्क। गाड़ी नेशनल पार्क से जानी थी पूरी, वहाँ पे गाड़ियों की संख्या, जो हाईवे का रूट है एकदम सन्नाटे वाला था, वहाँ पे बहुत दिक्कतें थी। हमको कई बार हिरन दिखा, कई बार और जंगली जानवर दिखे, पर उन सबको पार करते हुए हम पहुँचे थे शिव सागर डिस्ट्रिक्ट। जो लोग जाते होंगे उस साइड, उनको पता होगा काजीरंगा कितना डेंजरस रूट है, तो उस खतरनाक रास्ते को पार करते हुए हम पहुँचे शिव सागर सुबह। तो ये पूरा 45 घंटे का सफ़र जो है हमने किया। लेकिन जब शिव सागर पहुँचे हैं, जब जोरहाट शिव सागर के एरिया में पहुँचे हैं, तो आंखें हैं सो बस आंसू ही निकले हैं, खून निकले और कुछ भी नहीं, क्योंकि जो हालात थे वहाँ पे वो देखने लायक मंजर था। हम लोगों ने जो देखा अभी तक और जो सुना है या फिर जो समझा है, वो जो वीडियोस वहाँ की आई हैं वो देखा है, वो चीज़ें देखी हैं और वो चीज़ समझने की कोशिश की है, लेकिन शायद है वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें हमें कम समझ में आई हों। तो हम आपके नज़रिए से जानना चाहेंगे, जब आपकी टीम वहाँ पहुँचती है तो पहुँचते ही आपको वहाँ का जो मंजर था, वो मंजर कैसे दिखा, क्या हालात थे? मंजर सर बहुत खौफनाक मंजर था। एक तो क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था हर जगह। हम लोग तो लेट पहुँचे थे, फिर भी हमसे पहले जो लोग पहुँचे उनको और ख़तरनाक मंजर दिखा होगा। हम तो 1 हफ्ते बाद पहुँचे थे बाढ़ के, बाढ़ 19 तारीख को आई थी, हम तो बहुत बाद में पहुँचे थे उसके। तब तक जो हम लोग शहर का एरिया था उसमें लगभग 4 से 5 फीट का पानी था। मैं आपको वीडियोस दूंगा, आप देख सकते हो, उसमें 4 से 5 फीट का पानी था शहर के अंदर। और रही बात रूरल एरिया में, नेपाली कुटी और सारे जो गांव हैं, कुछ गांव ऐसे मुझे पता ही नहीं, हम लोग गए थे, नाम ही नहीं पता मुझे, बस वहाँ तक पहुँचे, बस पहुँचे हैं मदद के लिए, क्योंकि वहाँ के कुछ लोकल्स हमारे सपोर्ट में थे, हमारे साथ वो भी जा रहे थे, हमारे साथ और भी टीम्स थी, और भी NGO से हम लोग साथ में काम कर रहे थे। तो क्योंकि सबका जॉइंट कोलैबोरेशन था, सब लोग साथ में काम करते, तो इसलिए हम ज़्यादा जगह पहुँच पाए। नहीं, मैं मंजर की बात कर रहा था कि हम लोग सर देखिए मंजर तो मैं आपको बताऊं कि दिन भर हम जिस पानी में सेवा कर रहे थे, दिन भर जिसमें हम टहल रहे थे, शाम को अगर उस पानी में आपको जहरीले सांप दिख जाए तो कैसा लगेगा आपको? आप सिर्फ यही सोचिए। दूसरी बात, हम जिस गांव में सेवा दे रहे थे उस गांव में मेरे पास एक बुज़ुर्ग आए, एक फैमिली आई, बुज़ुर्ग नहीं कहूँगा उनको, फैमिली आई। उनका घर 3 फ्लोर का था, मतलब जैसे हमारे घर होते हैं 3 फ्लोर का। पानी बढ़ा 10 फीट 15 फीट, तो जनरली लोग क्या करते, चले जाते हैं ऊपर वाले हिस्से में अपने घर के, नीचे से ऊपर चलेगा अपने हिस्से में, अपना वहाँ रहे। जब वहाँ पे वो रहे 2 दिन, किसी वजह से उनका बच्चे का पैर स्लिप कर गया घर में, ऊपर से पैर स्लिप किया और वो गिरा अपने घर के अंदर। और वो मंजर आप सोचिए, जब आपसे कोई ये बात बता रहा होगा कि मेरा बच्चा मेरे ही घर में गिर के डूब के मर गया, तो अब वो मंजर सोचिए कितना खौफनाक होगा उस घर के लिए, उस बाप के लिए कितना बुरा मंजर रहा होगा वो, कि उनका अपना बच्चा अपने ही घर में डूब के मर गया। मतलब आपने कभी सुना ये चीज़ कि आपका बच्चा आपके घर में गिरा और डूब के मर गया? लोग, मतलब जो घर परिवार वाले थे, वो असहाय मजबूर कि जा भी नहीं सकते बचाने के लिए, उसको अंदर नहीं जा सकते, अंदर जा नहीं सकते, तो जा रहा दूसरा भी चला जाएगा। बहुत बुरी हालत है। दूसरा मंजर ये था कि हम जहाँ रुके हुए थे, क्योंकि शहर के हम ऊपरी हिस्से में रुके हुए थे जहाँ पे पानी नहीं था, तो वहाँ पे हमको एक पंजाबी फैमिली मिली। उस फैमिली में सिर्फ मदर थी और उनका लड़का था। उनके हस्बैंड जो है आर्मी में थे, वो एक्सपायर हो चुके थे। तो ये 2 लोग फैमिली में थे। इनकी दुकान थी शिव सागर सिटी में, रेस्टोरेंट चला रहे थे, वो किराए की दुकान थी।
तो उन्होंने मुझे मंत्र बताया कि सर 19 तारीख से बाढ़ आई, मेरी आज भी हिम्मत नहीं है कि मैं अपना दुकान का दरवाज़ा खोल देख लूँ कितना नुकसान हुआ है, और वही मेरी जीवन याचिका है, कैसे हम करें। तो हम लोगों ने उनके दुकान खोलने में हेल्प करी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जहाँ घर है उसके पीछे हमारे गाँव में, क्योंकि वो अपना गाँव छोड़ के आ चुकी थी, तो उनके गाँव में हम जब गए, क्योंकि देखिए जितने भी NGOs हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग भी जब गए थे कि सबको लगा था जो रूरल एरिया है वो ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, सबकी निगाहें वहीं थी। नेपाली कुटी जैसे एरिया में सब मतलब लोकल वॉलंटियर्स जो है सबको सिर्फ वो दिख रहा था रूरल एरिया। और हालांकि हर बार जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो रूरल एरिया में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम सब जानते हैं। बट ये जहाँ की हम बात कर रहे हैं सिटी एरिया था, सामने से आपको लगेगा यार बड़ा सा घर है, इस घर में अगर बाढ़ आ भी जाएगी तो इस घर के लोग इतने सक्षम होंगे कि अपने आप को रिबिल्ड कर लेंगे। बट उस घर के पीछे जो जगह थी, क्योंकि उस घर का हिस्सा नहीं था, उसके पीछे तो वहाँ पर लेबर तबके के लोग रहते थे। जब ये आंटी हमको वहाँ लेके गई हैं, उस घर में सब कुछ तबाह हो गया है, मतलब कुछ भी नहीं बचा है, एक चम्मच तक नहीं बचा है, सब कुछ बाढ़ में बह गया है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, आप लोग जब आप और आपकी टीम पहुँचती हैं वहाँ पर, तो जब आप देखते हैं वहाँ का मंजर जो आप बता रहे हैं कि जो कि एकदम अगर आप इमेजिन करोगे तो शायद है कि रोना आ जाए आपको, और ये चीज़ें इनकी टीम वहाँ पर देख के आई है। इस दरमियान जब आप 1 हफ्ता 10 दिन वहाँ पे रहते हैं, तो जो टीम के आपके मेंबर थे, इनका सहयोग आपके साथ कैसा था? ये कभी डिमोटिवेट हुए थे? अगर होते थे तो कौन को मोटिवेट करता था? सर देखिए, डिमोटिवेट तो मैं खुद हुआ हूँ, लेकिन मेरी टीम ने मेरा हमेशा हौसला अफजाई किया कि नहीं सर, हम लोग और रहेंगे और काम करेंगे, यहाँ पे बहुत ज़रूरत है लोगों को। तो हम लोगों ने एक दूसरे का साथ कभी छोड़ा नहीं है। हालांकि कई बार मैं डाउन पड़ रहा था, बट हमारे साथ अलाउद्दीन थे, हमारे साथ नरेंद्र जी थे, इन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया कि अब इतना दूर आए हैं, 45 घंटे ड्राइव करके आए हैं, सब कुछ छोड़ के आए हैं अपने ऑफिस में हैं, तो हम लोग यहाँ जब तक हम कर सकते हैं, जब तक हमें बहुत ऐसा नहीं हो रहा है नीड किया यार अब जाना ही पड़ेगा, तब तक हम यहाँ काम करेंगे। इसलिए हम, क्योंकि प्लान हमारा सिर्फ 2 दिन का था, वो 2 दिन 1 हफ्ता एक्सटेंड हुआ इन लोगों की वजह से, हमारी टीम की वजह से, और वहाँ पे जो लोग थे उनकी वजह से। क्योंकि मेरा अपने ऑफिस में बहुत काम होता है, मुझे, मैं सब छोड़ छाड़ के वहाँ गया हुआ था, तो मेरे दिमाग में ऑफिस भी था, वो भी चल रहा था, लेकिन मेरी टीम ने मुझे मोटिवेट किया। और मेरी टीम जो यहाँ पे काम कर रही थी ऑफिस में, इन्होंने काम में भी ऐसे कोई कमी नहीं करी कि मुझे ये लगे कि यार मैं ऑफिस में हूँ तो मेरा काम नहीं चल पा रहा। मीन्स जो आपकी सर्कल है, जो आपकी टीम है, वो बैलेंस करके चल रही थी। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे थे तो वो लोग मोटिवेट आपको कर रहे थे। अच्छा, आप लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो अगर मैं गांव की बात करूँ या फिर फैमिली की बात करूँ या क्षेत्र की बात करूँ, कितने क्षेत्र आप लोगों ने कवर किए थे या कितने लोगों तक मदद पहुँचा पाई थी आप? देखिए, इसको कह पाना बहुत मुश्किल है कितने क्षेत्र तक। हम लोग तो सुबह निकलते थे 5 बजे और रात 11 बजे आ रहे हैं। कितने गांव कवर किए मैं इसका नंबर नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि दिन भर टहल रहे, कौन सा गांव कब आ रहा है क्या है, आधे गांव डूबे, हाँ पता ही नहीं चल रहा है कुछ। हमारी गाड़ियाँ चल रही थी, गाड़ियाँ अगर आपने वीडियो में देखी होगी, हम लोग की गाड़ी लगभग 3-4 फीट पानी में चला रहे थे गाड़ी, ठीक है। मतलब ये भी नहीं फिक्र किया कि भाई गाड़ी खराब हो सकती है। ड्राइव कौन कर रहा था? ड्राइव मैं ही कर रहा था। काफ़ी अच्छा ड्राइवर है। ड्राइव मैं ही कर। पानी में जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस पानी में अच्छे अच्छे जो ड्राइवर होंगे, क्योंकि आपको भी पता है बाढ़ आई हुई है, रास्ता बहुत ज़्यादा 15 फुट का होगा, और बाढ़ में जो मिट्टी होती है वो कटती हैं, चाहे वो रोड की हो, कच्ची मिट्टी हो या फिर पक्की मिट्टी हो, या फिर वो नॉर्मल जो पत्थर जैसे रोड होते हैं वो भी वो करते रहते हैं, और उस पर ड्राइविंग करना बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल काम था। कई बार हमारी गाड़ियाँ फंसी भी कीचड़ में, तो उसको हमारी टीम ने धक्का मार के बाहर निकाला। तो बहुत पानी सारे के अंदर, पानी के अंदर कीचड़ फंसे थे। पानी तो हम पार कर ले जा रहे थे, जब दलदल कीचड़ होता है वहाँ पे गाड़ी का टायर फंस जा रहा था, तो हमारी टीम ने हेल्प करके धक्का मार कर निकाला। बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पे। लेकिन सर ये सब तो है फेज़ 1 की बात। अब शुरू होता है वहाँ पे फेज़ 2। अब समझे, फेज़ 1 में क्या था कि लोगों के घर खराब हुए, लोगों को खाने की कमी हुई, लोगों को पानी की कमी हुई, जीवन गुजारने में दिक्कत हुई। NGOs पहुँचे, समाज सेवी पहुँचे, सब पहुँचे वहाँ पे, सब ने हेल्प करी। ये हो गया उनका फेज़ 1 का पार्ट। अभी आपके आने से कुछ देर पहले मैं एक फ़ोन कॉल पे था, तो अब वहाँ पे हमारा शुरू होने जा रहा है फेज़ 2 का काम। अब हमें, क्योंकि असम में सब कुछ तबाह है, सिर्फ सागर डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ ख़त्म है, अब ज़रूरत है फेज़ 2 शुरू करने की। फेज़ 2 का क्या टारगेट होना चाहिए लोगों का, और हमारा भी ये टारगेट है कि हम फिर से जाएंगे। वहाँ की लोग लाइवलीहुड है वो ख़त्म है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, सब कुछ बह गया, सब कुछ बह गया, लोगों की लाइवलीहुड ख़त्म है, लोगों के पास कुछ भी नहीं है, घर नहीं है, क्योंकि अभी लोग तिरपाल लगा कर रह रहे हैं हर जगह। तो अब लोगों को ज़रूरत है कि हम उनकी जो लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव करें, उनके लिए घर बनाएं, उनके लिए रोज़गार के लिए कुछ हम उनके लिए कर पाएँ। तो ये अभी हमारा टारगेट चल रहा है फेज़ 2 का। हम जल्द इसको शुरू करेंगे फेज़ 2 का टारगेट। अच्छा, इस दरमियान जब आप लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, जो आपकी टीम के मेंबर थे, आप लोग थी, आपकी जो संस्था है सोशल संकल्प, इनके द्वारा क्या वहाँ पर लोगों को घर बनाकर भी दिए गए?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले सोशल संकल्प अभी संस्था है नहीं, ये संस्था बनने वाली हम आने के बाद पेपर डाले हैं अपना, ठीक है। अभी तक पता नहीं था कि सब कुछ अनऑर्गेनाइज था, मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पर, मतलब अभी आपकी संस्था ही नहीं है। संस्था ही नहीं थी, हमने अभी कल डाला, सीए को दिया पेपर। ये जो आपने काम किया है, जितने काम आपने बताए या जो वहाँ पर आप करके आए हुए हैं, ये सारे काम सिर्फ और सिर्फ एक इंसानियत के निमित्ते, उसके बाद जब खुद मोटिवेट हुए या फिर वो चीज़ें दिखी, वो दुख दिखा, उसके निमित्ते आप अपनी टीम लेके पहुँच गए। आते हुआ है, अब संस्था बनने जा रही है कि अब हम चाहते हैं कि हम अपने इस काम को एक अच्छे लेवल पे कर पाएँ, अच्छे तरीके से कर पाएँ, इसलिए हम संस्था का गठन कर रहे हैं। और रही बात, आपने पूछा कि आपने वहाँ क्या किया, देखिए हमारे पास जितने अपने फंड, हमने घर बनाया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हमारे पास जितने फंड थे, हमने किसी से डोनेशन नहीं लिया, कहीं से चंदा नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। जो फंड हमारे पास थे अपने पर्सनल फंड, 1 रुपया का डोनेशन नहीं लिया किसी से भी, ठीक है। हमारे टीम मेंबर्स जितने, जिसके पास जो पैसे थे, सब ने अपने पैसे लगाए हैं और हमने अपने पैसे से वहाँ पे अभी 10 घर बनाए हैं। घर का मतलब ये नहीं है कि हाँ जैसे हमारे यहाँ घर बनते हैं कि घर बनाने में लगभग 5-7 लाख रुपये लग जाते हैं, पर वहाँ का घर का स्ट्रक्चर जो है बहुत आसान है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बैम्बू के घर में रहते हैं, बांस और बांस से बनी सामान होते हैं, उसके घर बनते हैं वहाँ पे, उसी से दीवार बन जाती है, उसी से दीवार बन जाती है, उसी से छत बन जाती है उनके यहाँ। तो ये घर की कीमत जो आती है लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये, क्योंकि हम लोगों ने जिससे बात करी थी, बहुत बढ़िया इंसान थे वो भी, जो घर बना रहे थे, उन्होंने हमको 15 हज़ार रुपये में एक घर बनाने का वादा किया और वो घर बना रहे हैं। हमने वहाँ पर सारा सामान दे दिया उनको, क्योंकि घर बनने में टाइम लगता है और लगेगा 1 हफ्ता 10 दिन। तो जैसे हम निकल रहे तो उसके 1 दिन पहले हमने सारा सामान जितना लगता है उसमें, उनकी लेबर कॉस्ट सब हमने उनको दे दिया है। सामान तो पहुँचा दिया, बाकी लेबर कॉस्ट एज अ कैश दे दिया है कि जो आपको लगे आप करा दीजिएगा, विदाउट एनजीओ। विदाउट एनजीओ। दोस्तों, ये उन एनजीओ वालों के मुंह पर तमाचा है जो सिर्फ नाम दर्ज करा लिए हैं और वो रह गए हैं सीमित कहाँ तक, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस तक सीमित रह गए हैं। फील्ड में कोई काम नहीं है, ज्ञापन लेके पहुंच जाओ, ज्ञापन देना है, कागज़ लेके पहुंच जाओ, कागज़ में दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ फ़ोन में दिखाना है। उनको ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि सिर्फ एनजीओ नाम रखने से काम नहीं चलता है। आप 4 लोगों को पकड़ के उनकी मदद कर दिए, फ़ोटो डाल दिया, बहुत अच्छी बात है, ये इससे मैं एग्री करता हूँ कि आपको देख के दूसरे लोग करेंगे, लेकिन जेन्युइन तौर पर जो इसके भागीदार हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इसकी नीड किसको है, इसकी ज़रूरत किसको है। क्या वो जो कर रहे हैं, एसी रूम में बैठ के जब बाहर निकल रहे हैं, इसी गाड़ी से जा रहे हैं, रात के समय 2 फ़ोटो खींच ले रहे हैं, चौराहे की फ़ोटो खींच ले रहे हैं, फ़ोटो अपडेट कर दे रहे हैं, क्या ये सही है? या फिर वो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर जो ज़रूरतमंद हैं, जो उनकी ज़रूरतें उन तक पहुँचाएँ। नहीं तो जैसे सुल्तानपुर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं और जो जेन्युइन तौर पे कर रहे हैं, हो सकता है वो बातें हम तक आप तक ना पहुँच रही हो। जैसे भैया आसाम से लौट के आए, आज कई दिन बाद हमें पता चला, तब इनके पास पहुँचे जानने के लिए इनकी जर्नी कैसे थी। अब इनके बारे में आपने सुना, आप सोचिए, समझिए, और ख़ासकर फिर से मैं कहूँगा, वो जो एनजीओ जो सिर्फ और सिर्फ नाम के एनजीओ हैं, वो कुछ सीखें इनसे, कुछ सीखें, कुछ समझें कि काम कैसे किया जाता है बिना एनजीओ के। आपने पेपर दे दिया वहाँ पर, वो एनजीओ आपका। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा, हम बहुत बड़े स्तर पर काम नहीं किए। असम में हमें बस ऐसे बहुत सारे एनजीओज मिले हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा कि उन एनजीओ का तमाचा, बिल्कुल तमाचा है, जो सिर्फ पेपर पे एनजीओ हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे भी एनजीओज देखे हैं असम में जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे मित्र हैं दिव्यांशु भाई, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने जो काम किया वहाँ पे, उनकी संस्था है BDRF, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। ग्लोबल सिख फाउंडेशन पंजाब की है, बहुत बढ़िया काम कर रही है वहाँ पे। बहुत सारे एनजीओ बहुत सारे ऐसे लोग पहुंचे हैं जो एनजीओ से मतलब नहीं रखते। कितने यूट्यूबर पहुंचे हुए हैं और कितने सोशल जो वर्कर होते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर पहुंचे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर पहुंचे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ जो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपने जो कहा कि ऐसे हमारे सुल्तानपुर में बहुत सारे हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ कि ऐसे हैं कि मैं अगर नाम नहीं ले सकता, जाहिर सी बात है, लेकिन बहुत सारे, शायद अगर उन तक ये वीडियो पहुंची हो तो उनको समझ में आ गया होगा कहाँ किनके बारे में बात हो रही है। आपने भी देखा होगा। बिल्कुल सर, मैं उन सब जितने एनजीओज हैं हमारे शहर में, उनसे मैं हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप 1% के कॉन्ट्रीब्यूशन आसाम में कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आप चलिए हमारे साथ आसाम और एक बार हालात देखिए। हम जब फेज़ 2 शुरू करने जा रहे हैं, उस फेज़ 2 हमारे साथ चलिए और देखिए कैसे काम कर सकते हैं हम लोग। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा न खास्ता कभी आप सुल्तानपुर में कोई डिजास्टर आता है, अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे तो वहाँ के लोग भी हमारे पास नहीं आएंगे। वो ये तो, भी ये तो अलग बात होगी, लेकिन ये होता है ना कि अगर दिल में आपकी दया है, इंसानियत जिंदा है, तो लोग कहीं के भी हों वो वहाँ पहुँच जाएंगे। पहला धर्म यही होना चाहिए, सेवा। जी,
अगर हम किसी की सेवा नहीं करेंगे तो उसके बदले हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। तो सेवा का भाव बहुत बड़ा है, ये करना चाहिए और सबको करना चाहिए। आपको शायद पता भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चला होगा कि हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था कभी इस चीज़ को। लास्ट ईयर ठंड में, अभी दिसंबर में, यहीं सुल्तानपुर के आगे प्रतापगंज गांव के अंदर हम लोगों ने लगभग 500 कंबल बांटे थे। 500 कंबल ठंड में बांटे थे। हमारे पास अभी भी ऑफिस में रखे हुए हैं काऊ बेल्ट। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं हाईवे पे, क्योंकि मेरे साथ खुद हादसा हो चुका है ये। मैं लौट रहा था उज्जैन से, तो मेरी गाड़ी एक नील गाय से टकरा गई थी, तो एक्सीडेंट हुआ था मेरा उसमें। तो उस दिन मैंने ये संकल्प किया था कि यार काऊ बेल्ट जो है ज़रूरी है, रेडियम वाला चमकता है। हमारी गाड़ी में हमेशा काऊ बेल्ट रहता है। हमने आज तक कभी इसको रिकॉर्ड नहीं किया। हमारे पास अभी भी हमारे पास ऑफिस में, आपको दिखाऊंगा, हमारे पास लगभग 1000 के आसपास काऊ बेल्ट रखा होगा। हम लोग जो भी जानवर देख रहे हैं जहाँ पे भी, हम रास्ते में अभी आसाम में गए थे, तो हमने रास्ते भर में कम से कम 25-30 जानवर पहनाया होगा ना। मतलब जो मिलते थे रोड साइड, उनको रुक के हम काऊ बेल्ट भी पहना, ताकि दूसरे लोग सेफ रहे, ताकि दूसरे लोग से, क्योंकि ये मेरे अपनी आप बीती है। मैं खुद झेला हूँ इस चीज़ को कि मेरी गाड़ी लड़ी थी, मैं झेला, मेरा नुकसान, मेरे जान माल को हानि हुई उसमें। तो बस गाड़ी खराब, कुछ ज़्यादा डैमेज होता, मैं तो बच गया था। लेकिन ये आगे ना हो लोगों के साथ, तो हम लोग इसलिए ये करते हैं। रिकॉर्ड करना चाहिए, उससे ये होता है ना कि हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों। नहीं सर, अभी तक तो देखिए हमारा ऐसा कोई फॉर्मेशन था नहीं एनजीओ का। मेरी बात सुन लीजिए, अब हम ये करेंगे। हाँ नहीं जरूर, क्योंकि हो सकता है 100 लोग आए जिसमें से 99 लोग ये बोले दिखावा कर रहा है, लेकिन अगर एक शख्स उससे मोटिवेट होकर, उससे सीख कर वो काम करेगा तो आपकी मेहनत सफल होगी। क्योंकि साथ देने वाले नहीं मिलेंगे, उंगली उठाने वाले लाखों मिल जाएंगे। जिनको कोई काम नहीं होगा वो बैठे रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ कमियां ढूंढेंगे, वो और कुछ देख ही नहीं सकते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, जब आप लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, जो कार्य आपने किया उसमें वहाँ का जो लोकल प्रशासन था उनका, या फिर जो लोकल लोग थे उनका सहयोग कितना था और कैसे मिला था? देखिए, लोकल लोगों का सहयोग तो बहुत था। अगर सच में कहूँ, अगर लोकल का सहयोग ना होता तो वहाँ पे किसी का कोई भला नहीं हो सकता था। लोकल का सहयोग बहुत ज़्यादा था। बिना लोकल के कोई भी एनजीओ, कोई भी वॉलंटियर, किसी का भी, हम क्यों बाहर से गए हैं, हमें कुछ भी नहीं पता कहाँ पे कितना डैमेज है, कहाँ पे क्या हालात हैं। तो जो लोकल लोग थे उनका बहुत सपोर्ट था। आप हमारी वीडियोस देखेंगे, बहुत सारी भीड़ हमारे साथ है, तो उसमें से हम लोग तो 4-5 लोग, बाकी सारे लोकल्स हैं। तो लोकल का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करूँगा जिन लोगों ने वहाँ पे काम किया हमारे साथ। कुछ लोकल एनजीओज़ भी थे जो काम किया हमारे साथ, हम लोगों ने काम किया उनके साथ। तो बहुत बढ़िया सहयोग रहा लोकल का। रही बात प्रशासन की, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो एक विवाद का विषय बन जाएगा। मैं उससे बचना चाहूँगा। बाकी आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। बाकी सारे समझदार हैं। अगर हालात ऐसे बने हुए हैं, सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, लेकिन उसको समझना चाहिए अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है और बहुत सारी चीज़ें करती भी है। बट जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर तो आपके, हमारे आंखों के सामने है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं, अगर वो लोग, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे दोस्तों कि जिनको ये करना होगा कि वो मदद तो करना चाहते हैं लेकिन उनको ज़रिया नहीं पता है कि वो मदद कैसे करें। छोटी सी मदद अगर करना चाहते हैं, बड़ी मदद करना चाहते हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा कि वो आपसे मिल के समझ सकें उन चीज़ों को और उसमें अपना सहयोग दे सकें? सर से ये सहयोग के लिए तो अभी हमारे पास ऐसा कोई रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है, तो अभी हम किसी सहयोग डायरेक्टली नहीं ले सकते। एक नहीं, मिल के बात हम करना, उनसे समझना। हमारा अपना आईटी कंपनी का ऑफिस है सुल्तानपुर में। हम लोग 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। तो सूर्यटा के चौराहे पे ऑफिस है जहाँ आप भी बैठे हुए हमसे मिलने आए हैं, तो यहाँ आके वो हमसे मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। रही बात, क्योंकि अभी हमारा रजिस्टर्ड नहीं है तो अभी हम डोनेशंस नहीं ले सकते किसी से। कोई अगर पर्सनल सहयोग कर सकता है तो बिल्कुल हम एक्सेप्ट करेंगे, पर उसके एवज में हम उनको कुछ दे नहीं सकते क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है अभी। मतलब उससे अगर कोई मिलना चाहता है तो आपको करना है क्या दोस्तों, नीचे पता दिख रहा है, आप यहाँ पर चले आइए, यहाँ पर भाई साहब मिलेंगे, आप इनसे मिलिए, इनसे समझिए। जो लोग अभी तक वहाँ पर नहीं गए हैं या फिर जो एनजीओ हैं अभी तक वो काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पर सवाल दो हैं, एक जो अच्छा कर रहे हैं वो, एक जो अच्छा नहीं कर रहे हैं वो बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं, मैं कैसे उनको धन्यवाद करूं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने 2-4 एनजीओ के नाम बोले हैं आपको, ठीक है। उसमें से हमारे मित्र ही हैं बनारस के दिव्यांशु भाई, उनकी संस्था है BDRF, उसका नाम ही है भारत डिज़ास्टर रिलीफ फाउंडेशन, ठीक है। तो वो संस्था है। ग्लोबल सिख फाउंडेशन है, वो संस्था है। ऐसे और अनेक संस्था हमको मिली है। और बड़ी संस्था की बात करें तो हमारे अंबानी साहब जी हैं, उनकी संस्था भी है, अनंत फाउंडेशन भी काम कर रहा है वहाँ पे, बिरला फाउंडेशन भी काम कर रहा है। तो खैर इनके पास फंड की कमी नहीं है। पर जो छोटे स्तर के एनजीओ हैं, जो नए बने हुए, BDRF बने हुए साल भर भी नहीं हुआ है हमारे सामने, हाँ, जिनका काम इतना बढ़िया अभी साल भर भी नहीं हुआ है, काम कर रहे हैं।
ग्लोबल सेक फाउंडेशन भी अच्छा काम कर रहा है, ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि भाई जितना भी है, आपके पास फंड नहीं है, आप 4-5-6 एनजीओ के साथ मिलकर काम करिए। अगर सबके पास थोड़ा थोड़ा फंड भी है ना, सब मिला के काम कर। हम भी ऐसे ही काम किए, हमारे पास इतना फंड नहीं था कि हम सबकी हेल्प कर पाए अकेले, बट हमारे साथ क्या है कि कई एनजीओ थे, ठीक, हम लोग शुरुआत छोटे से होती, सब मिल के जब हाथों से हाथ मिलता है ना, तब जाके ताकत आती है। अच्छा, आप लोग वहाँ जब पहुँचते हैं तो क्या कोई वहाँ पर और आपके साथ आता है काम करने के लिए, या किसी और को बुलाते हैं आप काम करने के लिए, जिससे आपका काम बेहतर और आसान हो सके? जी बिल्कुल। देखिए, हम लोगों ने बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पाटनेकर को भी वहाँ बुलवाया था। वो वहाँ ग्राउंड पे आई, हमारे साथ थे ग्राउंड पे एक दिन। उन्होंने भी बहुत हेल्प करी एनजीओज़ के लिए। मैं भूमि मैम का भी बहुत शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने हमारे एनजीओ की, हमारी टीम बीडीआरएफ की, टीम सोशल संकल्प की बहुत हेल्प करी, जिससे हमें एक हौसला मिला। सच बताऊँ, तब तक हम टूट चुके थे। मतलब हमें तो ये था कि भाई अब चलना है। हमारे यहाँ जो लोकल वॉलंटियर्स थे वो भी थक चुके थे। जब भूमि पाटनेकर आई हैं तो टीम को एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला जी। उनके अंदर एक हौसला हो गया कि सर अभी और काम करेंगे। अब जो इतनी बड़ी अगर एक्ट्रेस यहाँ पर इस पानी में आ सकती है तो हम लोग क्या, आप समझिए बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, महिला हैं वो भी, और वो 4-4 फीट 5-5 फीट पानी में जाके लोगों को राशन और मेडिकल किट और लाइट्स जो हम लोगों ने खरीदी थी और सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। तो उनका कितना बड़ा योगदान है आसाम में, इसको आसाम कभी भूलेगा नहीं। शायद अगला सवाल जब मैं आपसे पूछूं तो वो आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। वो सवाल ये है कि जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं, कोई ऐसा परिवार दिखा होगा आपको, या कोई ऐसा व्यक्ति दिखा होगा कि आपको देखने के बाद उसके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण नज़र आई होगी, मुस्कान आई होगी, उस समय कैसा लगा था? सर देखिए, ये उम्मीद लगभग हर परिवार के अंदर थी। असम में एक बहुत अच्छा कल्चर है, जब उनको किसी को सम्मान देना होता है तो वो गमछी डालते हैं। उनका अपना कल्चर है गमछी का, तो वो गमछी डालते हैं। और वो गमछी हमारे पास समझिए बहुत ढेर सारे हो चुके हैं, क्योंकि इतने सम्मान मिला हमको, इतना सम्मान मिला कि हमारे पास बहुत गमछे हो चुके हैं। और ये सम्मान मैं बहुत अच्छे से स्वीकार किया हूँ और इसको मैं बहुत संभाल कर रखा हूँ कि वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है। अगर मुझे किसी ने इतना सम्मान दिया है तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं आसाम के हर परिवार का बहुत शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, कि उन्होंने मुझे अपना सम्मान दिया, इतना, मुझे अपनी गमछी दी। तो मैं इससे बहुत खुश हूँ। और मेरे लिए एक ये समझिए विनिंग चीज़ है कि मैंने कोई बहुत अच्छी चीज़ जीती है ये। अच्छा, अब मैं बात करूँगा जाते जाते, आपकी टीम के जो मेंबर थे उनमें कौन कौन थे, कितने लोग आप? हमारे साथ टीम मेंबर में थे अलाउद्दीन भाई थे, नरेंद्र जी थे, कुलदीप जी, हम लोग यहाँ 4 लोग गए थे। बाकी हमारे साथ बनारस से थे दिव्यांशु भाई थे, अक्षय भाई थे, हैं, और भी 2-4 लोग थे। तो सब लोगों ने अच्छा काम किया वहाँ पे और सबको दिल से सैल्यूट है। तो दोस्तों, आपने देखा ये हमारे साथ मौजूद थे सोशल संकल्प के जो फाउंडर हैं। वो हमने इनसे बात की और इनसे जाना कि इनका जो आसाम की जर्नी रही वो कैसी रही। इन्होंने वहाँ शेयर किया अपने जो थॉट थे, और उसके साथ साथ इन्होंने बताया क्या क्या चीज़ें वहाँ पर इनको फेस करनी पड़ी। जाते जाते जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जाते जाते जो लोग हमको देख रहे हैं उनके लिए एक ही मैसेज है कि जहाँ पे भी आप देखें किसी को भी, कोई भी दुख में हो, कहीं पे डिज़ास्टर आया है, कोई भी ज़रूरतमंद है, बस उसकी जितना आपके पास है हैसियत, उसके हिसाब से उनकी सेवा करिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपका हमारा साथ नहीं सकता। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं, दूसरों का दुख बांटना चाहते हैं, उन तक पहुँचे और वो भी इसका हिस्सा बन सकें, इसका हिस्सा बने और अपना कदम आगे लेके आएँ, कदम से कदम मिला के चलें। इस वीडियो में जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।